गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में बताया था और आज का जो वीडियो रहेगा वो खिलजी वंश के बारे में रहेगा। उसके बाद तुगलक वंश आएगा, उसके बाद सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा, उसके बाद मुग़ल आ जाएंगे और मुग़ल के बाद अंग्रेज आएंगे। तो इस क्रम से हमारा वीडियो रहेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक है उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी वृद्धावस्था में खिलजी वंश की स्थापना की और अपने साम्राज्य में बड़े बड़े पदों पर अपने विश्वास पात्र लोग बैठाए। तो उसका एक भतीजा था जिसका नाम था गुरसास। बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी कहलाया। तो प्रश्न ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो गुरसास था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को बाहर बीदर की तरफ भेजा, गोलकुंडा की तरफ भेजा कि जाओ ऐसा करो कि वहाँ के जो राजा हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं उनकी अधीनता स्वीकार करो और जितना भी वहाँ से धन होता है वो लेके आओ। अलाउद्दीन खिलजी गया, सेना लेके गया और उसने दक्षिण भारत को जीता और दक्षिण भारत से जितना कुछ जीत के लाया वो उसने आके दे दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी को लगा हमारा भतीजा बहुत अच्छा है, होनहार भतीजा है, तो इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको दोबारा भेजा। बाद में फिर से विद्रोह हुआ तो विद्रोह दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दोबारा से विद्रोह दबाने गया और दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी को ये लगने लगा कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे इतना कुछ पैसा जीत लिया है, बहुत धन हो चुका है हमारे पास, तो इस धन से सेना एकत्रित करते हैं, सेना एकत्रित करके ऐसा करते हैं दिल्ली की गद्दी हम हथिया लेते हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि जलालुद्दीन खिलजी विश्वास तो करता था लेकिन उतना ही विश्वास करता है जितना एक राजा किसी के ऊपर कर सकता है, बहुत विश्वास नहीं करता था। उसने अपने गुप्तचर लगा रखे थे इसकी सेना में। अलाउद्दीन खिलजी की इसके साथ जो सेना भेजी थी इसके गुप्तचर थे, उन्होंने आके बता दिया कि जलालुद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया है, लौट के आएंगे, ये चढ़ाई करेंगे और मार देंगे। तो उसको जब लगा कि ये गड़बड़ी कर रहा है तो उसने सेना भेजी और अलाउद्दीन खिलजी उसके मित्रों को कैद करा लिया और दिल्ली बुला लिया। उसके मित्रों को तो इसने मृत्युदंड दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को भी मृत्युदंड ही देने वाला था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि ये एक बार की गलती है, ये मेरी माफ़ कर दी जाए, तो दोबारा से हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप राजा हैं, आप ही रहेंगे। तो उसको विश्वास आ गया, कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद उसने फिर से अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी फिर से दक्षिण भारत में गया, फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी जब विजय प्राप्त करके वापस लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी इसके स्वागत के लिए नदी किनारे पहुंचा। उसकी सेना में तो पूरी सेना ही थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ और ये जलालुद्दीन खिलजी अपने साथ कुछ अंगरक्षक और कुछ विश्वास पात्र मंत्री लेके गया और अपने साथ कोई नहीं ले गया। जब ये नदी किनारे पहुंचा इसने अपने भतीजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी था इसको गले से लगाया। तो वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब जब सम्राट मर गया है तो गद्दी पे सीधी सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पे जो बैठता है वो अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बड़े बड़े कार्य किए। इसके जो 3-4 काम जो प्रमुख हैं उनके बारे में थोड़ा सा गौर करें और इनको नोट भी कर लें कि उसका जो पहला काम था वो सैनिकों का हुलिया रखना। इससे पहले सैनिकों का कोई हुलिया नहीं रखा जाता था। वर्तमान में जो सैनिकों का हुलिया रखा जाता है, पुलिस में, आर्मी में सबका फ़ोटो लगता है, ये सब शुरुआत करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया रखना उसी ने शुरू किया। साथ में घोड़ों को दागने की प्रथा इसने, सरकारी घोड़े जो खरीदे जाते थे उनके ऊपर इसने सरकारी मोहर लगाना शुरू कर दिया। उसका कारण ये था कि इससे पहले
जो सामंत होते थे वो अच्छे घोड़े खरीदने के लिए पैसे ले जाते थे, और बाद में जब युद्ध होता था तो सस्ते वाले घोड़े लेके आते थे, उनसे आके युद्ध करते थे। तो उसने क्या कहा कि जो सरकारी घोड़ा जो खरीदा जाएगा उसके ऊपर सरकारी मोहर लगेगी, जिससे वो घोड़ा फिर बेचा ना जा सके। तो इसने सेना के लिए ये काम किया कि जो सैनिक हैं उनका हुलिया रखना शुरू कर दिया, और साथ में घोड़े दागने की प्रथा इसने शुरू कर दी। इसका जो तीसरा काम था वह इसने बाजार पे नियंत्रण किया। बाजार में जो घटतौली चलती थी, 1 किलो की जगह जो आदमी 900 ग्राम तौलता था, 800 ग्राम तौलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपना के और एक ऑर्डर कर दिया कि बाजार में कोई भी जितना कम तौलेगा उसका उतना ही मांस काट दिया जाएगा। अगर कोई 10 ग्राम भी कम तौलेगा तो उसका 10 ग्राम मांस काट दिया जाएगा। अब इस डर से किसी भी दुकानदार ने कम तौलना बंद कर दिया, भले ज़्यादा ले जाओ लेकिन कम नहीं तौलेगा। बाजार पे कंट्रोल आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये 3 बहुत बड़े बड़े काम रहे हैं: बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़े दागने की प्रथा। ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही राणा रतन सिंह और पद्मावती का जो आता है, चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सिंह, उनकी रानी पद्मावती, उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। उस पुस्तक को लिखने वाले हैं जो जिसमें उस युद्ध का वर्णन किया गया है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी, और पुस्तक का नाम है पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत विश्वास पात्र था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा विश्वास मलिक काफूर पे ही करता था। तो प्रश्न ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था, तो वो है मलिक काफूर। तो ये खिलजी वंश है। उसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पे जो बैठने वाला है वह है जूना खां, जिसका बाद में नाम पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक। और बहुत ही ज़्यादा योग्य बादशाह था, लेकिन इतना ज़्यादा योग्य था कि उसे पागल बादशाह की उपाधि दे दी गई। वर्तमान में वो सारे कार्य हो रहे हैं जो उस समय उसने काम किए थे, वो उसके सारे के सारे कार्य गलत रहे, क्योंकि वो समय से बहुत आगे सोचता था। उसके बारे में थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दिल्ली में एक सूफी संत रहते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो अमीर खुसरो के गुरु थे। तो उस औलिया की दरगाह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो गयासुद्दीन तुगलक को ये लगता था कि किसी दिन ऐसा तो नहीं कि औलिया बहुत ज़्यादा सेना एकत्रित कर ले और लोग बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाद में हमारी गद्दी ना हत्या ले। तो इसके वो हमेशा खौफ में रहता था। गयासुद्दीन तुगलक एक बार युद्ध लड़ने गया, दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने गया, और वो युद्ध जब जीत के लौटा तो उसने वहीं से अपना एक हरकारा भिजवा दिया। हरकारा कहते संदेश वाहक को कि जाओ संदेश लेके जाओ दिल्ली में, और निजामुद्दीन औलिया को हमारा संदेश दो कि जब तक हम दिल्ली पर पहुँचे तब तक निजामुद्दीन औलिया दिल्ली खाली कर जाए। हरकारा पहुंचा, उसने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप को सुल्तान ने आदेश दिया है कि जब तक वो यहाँ पे आएंगे तब तक आपको दिल्ली से जाना पड़ेगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक जवाब दिया कि उनसे कहना कि हुनूज दिल्ली दूर अश्ति। इसका अर्थ ये होता है कि हुजूर अभी आपके लिए दिल्ली बहुत दूर है। और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि
गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं आ पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने ऐसा श्राप दे दिया था कि तुम्हें दिल्ली नहीं मिलेगी, दिल्ली दूर है। एक तो ये रीज़न रहा। एक और रीज़न रहा, जब वो युद्ध से वापस लौटा तो उसका एक भतीजा था जूना खां, जो बाद में गद्दी पे बैठेगा। तो जो जूना खां था उसने सॉरी गलत हो रहा है, वो उसका पुत्र था जूना खां, उसको पितरंता कहते हैं। तो जूना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया दिल्ली से बाहर, और वहाँ पे पूरे दिन कार्यक्रम चले, रंगारंग कार्यक्रम चलते रहे। सारे कार्यक्रम, घोड़े की दौड़ हुई, हाथियों की दौड़ हुई, और उसके बाद सबने खाना खाया। और खाना खाने के बाद जूना खां बाहर निकल आया। उसके बाद जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने खाना खाया और खाना खा के अपने मंत्रियों के साथ जब बाहर निकलने ही वाला था, उसी समय जो लकड़ी का महल था वो सुल्तान के ऊपर गिर गया और सुल्तान उसी में दब के मर गया। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने, जो जूना खां था, इसने अपने पिता को मारने के लिए इस तरह से प्लानिंग की थी, तो इसलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है, जूना खां को। खैर, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पे जूना खां बैठा। जूना खां जब गद्दी पे बैठा तो उसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के कई उपनाम हैं। उसे पागल बादशाह कहते हैं, उसे स्वप्नशील बादशाह कहते हैं, उसे दूरदर्शी बादशाह कहते हैं, उसे सनकी बादशाह कहते हैं, उसे विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं, उसे रक्त पिपासु कहते हैं। उसके इतने उपनाम पड़ गए क्योंकि उसने जितने भी कार्य किए वो उसके सबके सब कार्य गलत गए। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पूरे सल्तनत काल में, अगर आप शुरुआत से उठाएं, गुलाम वंश से उठाएं और बाद में लोधी वंश तक देखें, तो पूरे सल्तनत काल 320 वर्षों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह यही था। और जब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो उसके आधार पर वो नई नई प्रयोग करता था, और उसके जो किए हुए प्रयोग थे वो सबके सब फेल गए। अब उसके जो मैन प्रयोग हैं उनके बारे में बता दें। इसके 4 प्रयोग मैन रहे। उसका जो पहला प्रयोग था वह था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। जो प्राचीन यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी, उसका नाम बदल के इसने दौलताबाद कर दिया। और इसने अपनी सब जनता और अपने सभी मंत्रियों सबके साथ दिल्ली से दौलताबाद के लिए प्रस्थान किया। उसने ऑर्डर कर दिया कि दिल्ली पर कोई भी व्यक्ति दिल्ली पर ना मिले। सब चले गए, लेकिन एक लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति वहाँ दिल्ली से नहीं जा पाया। तो इसने अपने घुड़सवारों से कहा, ऐसा करो कि रस्सी से इन्हें घोड़ों के पीछे बांधो और इनको घसीटते हुए दिल्ली तक ले जाओ, दौलताबाद तक ले जाओ, कि उन्होंने हमारे ऑर्डर को नहीं माना। तो उन्हें वे बांध के घसीटते हुए ले गए, वो रास्ते में ही दोनों मर गए। तो इसलिए ये इसको बहुत ज़्यादा क्रूर बादशाह कहा जाता है। जब ये इधर से उधर ले जा रहा था तो रास्ते में बहुत से लोग बीमारी से मरे, बहुत से लोग पैदल चलने से दिक्कत हुई, भोजन की दिक्कत रही, पानी की दिक्कत रही। खैर, जैसे तैसे दिल्ली के लोग दौलताबाद पहुंच गए। जब दौलताबाद पहुंच गए तो दौलताबाद में यहाँ के दिल्ली के लोगों को वहाँ का पानी सूट नहीं किया और बीमारी फैल गई। जब वहाँ बीमारी फैल गई, वहाँ लोग मरने लगे, तो इसे लगा अरे ये तो बहुत गलत हो गया। इसने पुनः ऑर्डर किया कि दौलताबाद से सभी लोग पुनः दिल्ली वापस करेंगे। अब दौलताबाद से दिल्ली के लिए पुनः वापसी होने लगी। कुछ इधर से मरे, कुछ आते समय उधर से मरे। तो ये उसका जो प्लान था वो पूरी तरह से बेकार चला गया। इसके राजकोष में पैसा नहीं रहा, राजकोष में पैसा बहुत कम रह गया। तो इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कागज की मुद्रा चलती है, ये सांकेतिक मुद्रा चलती है। ये स्वर्ण मुद्रा के अनुपात में बनाई जाती है और स्वर्ण मुद्रा के नाम के हिसाब से चलती है। तो इसने भी तांबे की मुद्रा चलाई
अब तांबे की मुद्रा के ऊपर इसने कोई सरकारी मोहर नहीं लगाई थी। आज हम लोग देखते हैं नोटों के ऊपर बहुत सा ये सिस्टम बनाया जाता है कि कोई जाली नोट ना छाप सके। इसने तांबे की मुद्रा बनाई और तांबे की मुद्रा में इसने कोई भी सरकारी मोहर नहीं लगाई। उसका क्या हुआ कि पब्लिक ने धीरे धीरे अपने घरों में जो भी बर्तन मिले उन्हें काट काट के इसने तांबे की मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा का ऑर्डर था। स्वर्ण मुद्रा के बराबर, सोने की मुद्रा के बराबर तांबे की मुद्रा बिक चल रही थी, तो लोगों ने लेके वही तांबे की मुद्रा अपने घरों से काट काट के, जाली नोट कह सकते हैं जिनको, उनसे बाजार में खरीदारी की, उनसे सोना खरीदा, चांदी खरीदा, अपने घरों में भरने लगे। अब खैर यहाँ का व्यापार चलने लगा, लेकिन जब ये तांबे की मुद्रा विदेश में व्यापारी लेके गए तो विदेशियों ने तांबे की मुद्रा लेने से मना कर दिया। इसका जो आयात निर्यात था वो पूरी तरह से ठप हो गया। तो बड़े व्यापारियों ने कहा कि महाराज ये मुद्रा बाहर नहीं चल रही है तो इसको बंद करना होगा। तो इसने ऑर्डर किया कि ठीक है, तांबे की मुद्रा बंद की जाती है। अब जब तांबे की मुद्रा इसने बंद की तो इसने तत्काल ऑर्डर किया कि जितने लोगों ने तांबे की मुद्रा जिनके पास भी है वो आए, राजकोष से स्वर्ण मुद्रा ले जाएं और अपनी तांबे की मुद्रा यहाँ पे राजकोष में जमा कर जाएं। तो इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली में इतना तांबा इकट्ठा हो गया कि किले के बाहर एक बड़ा पहाड़ बन गया तांबे का, इतना तांबा इकट्ठा हुआ। खैर इसका वो काम भी गलत चला गया। तो पैसे पहले से भी कमी थी, ये काम भी फेल हो गया। तो इसने क्या किया, इसने दोआब में, जो गंगा यमुना का क्षेत्र है जिसको दोआब कहते हैं, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया। इसने देखा कि यहाँ पे आमदनी अच्छी होती है, गंगा यमुना के बीच में पैदावार अच्छी होती है, हमेशा से संपन्न क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पे इसने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन इसने सर्वे नहीं कराया। सच्चाई ये थी कि उसी समय यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, अकाल की कंडीशन थी, लोगों के पास खाने तक को नहीं था और इसने ऊपर से टैक्स लाद दिया। तो इसके जो टैक्स वसूलने वाले थे वो ज़बरदस्ती जो भी उपज होती थी वो वसूल के ले जाते थे। अब जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने लूट खसोट करना शुरू कर दिया, चोरियां करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पूरी तरह से अराजकता फैल गई। जब इसे पता चला कि यहाँ पे अराजकता फैली है, कारण पूछा क्यों है, तो पता चला कि टैक्स बढ़ाया हुआ है, वहाँ पे पहले से सूखा पड़ा हुआ है। तो इसने फिर ऑर्डर किया कि ऐसा करिए कि हमारे राजकोष में जो पैसा है इससे सामान खरीदा जाए, इससे खाने के लिए भोजन खरीदा जाए और ले जाके दोआब में बैठवाया जाए। तो जो कुछ था वो फिर इसका और वो नुकसान हुआ। उसका जो चौथा कार्य था वो था खुरासान से युद्ध। ये खुरासान के ऊपर इसने चढ़ाई की, खुरासान को जीत लिया, लेकिन खुरासान इससे इतने दूर पड़ता था कि वहाँ से सही से टैक्स नहीं वसूल कर पाता था। खुरासान का जो राजा था वो कुछ समय तक टैक्स देता था, उसके बाद फिर वो बंद कर देता था, तब दोबारा फिर ये उसके ऊपर चढ़ाई करता था। तो चढ़ाई करने में, लड़ाई में बहुत हानि होती थी। तो जितना टैक्स नहीं वसूल पाता था उससे ज़्यादा इसे वहाँ पे धन देना पड़ा। तो इस तरह से इसके चार के चारों कार्य पूरी तरह से फेल हुए। इसलिए ये पागल बादशाह कहलाया, विरोधाभासों का मिश्रण कहलाया। इसके कई उपनाम पड़े हैं, उपनाम हमने वीडियो में बता दिए हैं, वो आप कन्फर्म वो लिख लेना उनको। तो जब जो पागल बादशाह है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, पागल बादशाह है, जब ये मरा तो इतिहासकारों ने लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब दोनों से मुक्त हो गई। ये प्रजा के लिए सोचता था कि ये अच्छा कर रहे हैं और प्रजा लगातार इसके कार्यों से दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। तो इस तरह से जो तुगलक वंश है वो समाप्त हुआ। उसके बाद सैयद वंश आता है। तो सैयद वंश में कुछ खास नहीं है। सैयद वंश में केवल इतना ध्यान रखना है कि जो सैयद वंश का संस्थापक है उसका नाम है खिज्र खां। बस इसमें सैयद वंश में केवल खिज्र खां के बारे में पूछा जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है खिज्र खां। उसके बाद अगला वंश है लोधी वंश है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पे आता है। तो सिकंदर लोधी के बारे में 3-4 कार्य हैं कि सिकंदर लोधी ने एक तो आगरा बसाया, आगरा नगर की स्थापना की।
सिकंदर लोदी ने एक भूमि नापने का पैमाना चलाया जिसका नाम था गजे सिकंदरी, और सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं भी लिखता था, कविताएं लिखता था, तो इसका उपनाम था गुलरुखी। तो ये सिकंदर लोदी के बाद में है। उसके बाद लोदी वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है इब्राहिम लोदी के समय बाबर ने भारत पे चढ़ाई की। वो 1526 का युद्ध है। तो 1526 के युद्ध में ही भारत में मुग़ल आए, मुग़लों की स्थापना हुई, मुग़ल साम्राज्य यहाँ पर हुआ। बाबर आया था और वो 1526 का युद्ध है, उसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर आ जाता है गद्दी पे, और बाबर के यहाँ पे प्रमुख 4 युद्ध हैं, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 में जो युद्ध होता है उसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद जो 1527 में होता है वो खानवा का युद्ध होता है बाबर और आला सांगा के बीच। जो बाबर का तीसरा युद्ध होता है वो 1528 में होता है, वो चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। और जो बाबर का चौथा युद्ध होता है 1529 में, वो घाघरा का युद्ध होता है, बाबर और अफगानों के बीच में होता है, और चारों के चारों ही युद्धों में बाबर विजयी रहा। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका नाम होगा हुमायूं, बाबर का पुत्र गद्दी बैठेगा। बाबर के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि बाबर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बाबरनामा पुस्तक लिखी, और बाबरनामा इसने तुर्की भाषा में लिखी। बाबर को कलंदर की उपाधि से भी नवाजा गया है, और बाबर ने ही सबसे पहले भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। तो आगे का बाबर के आगे का आपको जो वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।